हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है निक टेक। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे होंगे इस सिचुएशन के अंदर। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। मैं आपके लिए ऐसी एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। सो गाइस, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो है एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन होता क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो न्यू वे ऑफ राइटिंग फंक्शन इन ES6, यानी कि एरो फंक्शन जो है वो एक नया तरीका है फंक्शन को लिखने का। पहले जैसे रेगुलर फंक्शंस होते थे उससे थोड़ा डिफरेंट है ये। कॉम्पैक्ट साइज, इसको आप जो है एक लाइन में इस फंक्शन को लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि जैसे आप देखते थे कि जो रेगुलर फंक्शंस है उसके अंदर आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हो, ब्रेसेस लगाते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस फंक्शन को आप एक लाइन में भी लिख सकते हो। कैन नॉट पास डुप्लीकेट पैरामीटर्स, मतलब जो रेगुलर फंक्शंस हैं उसके अंदर क्या होता था कि आप डुप्लीकेट पैरामीटर भी पास कर सकते थे। मतलब अगर आपने पहला पैरामीटर ए लिया है तो आप दूसरा भी ए ले सकते थे। लेकिन जो एरो फंक्शन होता है वो आपको इस चीज़ से रोकता है, रिस्ट्रिक्ट करता है आपको। आप उसके अंदर डुप्लीकेट पैरामीटर पास नहीं कर सकते। ये भी हम जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे। डिडेंट हैव इट्स ओन दिस, इस लाइन का मतलब क्या है कि जो एरो फंक्शन होता है उसकी दिस की बाइंडिंग उसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, अब ये दिस क्या होता है पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दिस जो है वो उस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको बताता है जिससे वो बिलोंग करता है। ठीक है, अब हम जैसे, अब मैं अपनी बात करूँगा, अगर मुझे कोई और मुझे बुलाता है तो वो बोलेगा हिज, जैसे मेरा नाम निक है तो वो बोलेगा हिज नेम इज निक, या फिर हिज एज इज समथिंग। ओके, तो इसी तरीके से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बोलेंगे दिस डॉट उस ऑब्जेक्ट की कोई भी प्रॉपर्टी, उसका नाम लेंगे। ठीक है, तो वो दिस होता है। ठीक है, दिस उस ऑब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है जिससे वो बिलोंग करता है। करेक्ट। देखिए, अब यहाँ पर जो मैं इस ट्यूटोरियल्स के अंदर जो आपको मैं बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ ES6 के बारे में। अगर आप बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि उस पर भी मैं सीरीज़ बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके लिए बोल सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट आर नॉट अवेलेबल। तो जैसे ही आप यहाँ पर स्टेटमेंट में समझ ही रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है जेसन टाइप का, और ये जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ये आपका लोकल ऑब्जेक्ट होता है किसी भी एक फंक्शन के लिए। अब ये जो है ये रेगुलर फंक्शन के अंदर तो आपको अवेलेबल होता है, लेकिन ये हमारा एरो फंक्शंस के अंदर नहीं अवेलेबल होता। ओके, चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। अब जैसे ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है ये एक रेगुलर फंक्शन है जिसके अंदर आप FN फंक्शन कीवर्ड लिखते हो और फिर फंक्शन का नाम देते हो, पैरेंथेसिस आप लगाते हो यहाँ पर ओपन और क्लोजिंग में, और यहाँ पर आप ब्रेस ओपन करते हो, ब्रेस क्लोज करते हो, और इस ब्रेसेस के अंदर आप जो भी आपको टास्क परफॉर्म कराना है वो आप यहाँ पर करते हो। और उसके नीचे फिर मैंने जैसे यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कराया हुआ है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो रेगुलर फंक्शन है उसका सिंटैक्स। ओके, इसको कॉल कराते हैं तो सी इसने आउटपुट दिया रेगुलर फंक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो हमारा एरो फंक्शन है उसको लिखने का क्या तरीका है, उसका क्या सिंटैक्स है। तो उसको लिखने के लिए क्या करेंगे आप, पहले तो देंगे कॉन्स्ट या लेट या वैर। आप अगर उस फंक्शन में कुछ असाइन और अलग से कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं, अगर फिक्स रखना चाहते हैं तो कॉन्स्ट रखेंगे, अगर कराना चाहते हैं तो आप लेट भी रख सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का नाम आप देंगे, जैसे मैंने सेम नाम दे देता हूँ FNC कॉल, इक्वल टू लिखेंगे, पैरेंथेसिस देंगे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, और यहाँ पे पैरेंथेसिस स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो है हमारा, आप देख रहे होंगे कि ये एरो एक फॉर्म बना रहा है, एरो। ठीक है, तो इसी वजह से इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा console.log और ये बोलेगा कि भाई मैं हूँ एरो फंक्शन। सेव करते हैं इसको, कॉल किया, सी एरो फंक्शन। तो कॉल कराने का तरीका इसको बिल्कुल सेम है, बट इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ जो है वो डिफ़र करती हैं। तो उन फंक्शनैलिटीज़ को देख लेते हैं हम कि क्या डिफरेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस लगाया है। ठीक है, तो ये इसका क्या
मतलब इस पैरेंथेसिस का क्या यूज़ होता है, तो जैसे नॉर्मल फंक्शन में यूज़ होता है कि भाई आप इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये आपने पास किए हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप कंसोल लॉग के अंदर सपोज इसका मैं सम प्रिंट कराना चाहता हूँ कि सम ऑफ ए बी एंड सी, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, और सिमिलरली यहाँ पर आप आर्ग्यूमेंट पास करा सकते हैं 4 5 6। मैंने इसको सेव किया और यहाँ पर रन करा दिया, तो ये आउटपुट आ गया सम ऑफ ए बी एंड सी इक्वल टू 15। ओके, तो ये जो हमारा पैरेंथेसिस होता है इसका सेम यूज़ है जो रेगुलर फंक्शन में होता था, सेम ही यूज़ इसका यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके अंदर आप इसके आर्ग्यूमेंट्स पास करा सकते हो, ठीक है। लेकिन इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं तो हमें ये पैरेंथेसिस लगाना रिक्वायर्ड है, ये हमें ज़रूर लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब अगर एक से ज़्यादा है तो आपको पैरेंथेसिस लगाना ज़रूरी है और कॉमा बीच में आप उससे सेपरेट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक ही पैरामीटर पास करते हैं, यानी कि अगर आपको एक ही पैरामीटर यूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ बोला ए, तो आपको वो पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं भी देंगे तब भी वो अपना काम करेगा। तो जैसे मैं इस ए को प्रिंट करा के देखता हूँ, तो मैंने ये रन किया, सी यहाँ आ गया 4। ओके, बट ये चीज़ आप ऐसे नहीं कर सकते कि भाई अगर यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं तो देखिए यहाँ पर आगे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 2 पैरामीटर के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल पैरामीटर दे रहे हैं तो आपको पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर मैं इसमें कुछ रिटर्न कराना चाहता हूँ सपोज, तो मैंने बोला रिटर्न ए, ठीक है। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, मैंने किया console.log और यहाँ पे मैं इसको कॉल करा लेता हूँ। ये मैंने इसको कॉल कराया, 4। अब रेगुलर फंक्शन में भी आपने देखा था कि भाई रिटर्न ऐसे ही कराते हैं हम, ऐसे ही देखा था, ठीक है। लेकिन एरो फंक्शन को अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न करानी है तो आप इसको सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। वो कैसे, वो देखते हैं। तो अगर आपको रिटर्न ही इसमें कराना है, ठीक है, अब सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे ए रिटर्न कराना है, तो मैं सिंपल यहाँ लिख दूंगा ए, ओके, और ये रन किया, सी 4 आ गया। देखा कितना मतलब छोटा सिंटैक्स हो गया है एक फंक्शन को लिखने का, बहुत ही छोटा, एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे ए इंटू ए आपको रिटर्न कराना है तो आप यहाँ पे वो भी करा सकते हो। मैंने ये रन किया, सी 4 4 16। ओके, तो देखिए कितना कॉम्पैक्ट कर दिया है इसने जो है फंक्शन लिखने के वे को। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि मैंने आपसे बोला था कि इसके अंदर जो है आप डुप्लीकेट पैरामीटर्स एंटर नहीं करा सकते। तो जैसे नॉर्मल फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शन, जैसे मैंने ये ले लेता हूं, फंक्शन का नाम दे देता हूं सम। अब यहाँ मैंने ए कॉमा ए लिख दिया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ रिटर्न ए प्लस ए, ठीक है। अब इसको हम कॉल करा के देखते हैं। तो मैंने कंसोल लॉग किया यहाँ पर, इसके अंदर मैं इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ। यहाँ मैंने पास किया 4,4 और यहाँ मैं एक मैसेज दे देता हूँ सपोज कि सम। इसको कॉल कराते हैं तो यहाँ इसने सम दे दिया 8। अब ये हमारा जो है रेगुलर फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने दोनों सेम पैरामीटर पास कराए हुए हैं, ए और ए, ठीक है, ये दोनों डुप्लीकेट है। ओके, अब यही काम अगर मैं एरो फंक्शन से करने की कोशिश करूं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो ये फंक्शनैलिटी अलाउ नहीं करता, यानी अगर मैं ऐसा करने की कोशिश एरो फंक्शन के साथ करूंगा, मैंने रन किया, सी इसने एरर दे दिया कि डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कंटेक्स्ट। ओके, तो जो एरो फंक्शन है वो डुप्लीकेट पैरामीटर को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइस, इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि जो दिस का डिफरेंस होता है रेगुलर फंक्शन में और एरो फंक्शन में वो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, एक नेम टाइप का वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने दिस से यहाँ बाइंड किया है। उसके अंदर मैंने जॉनसन असाइन किया हुआ है। नीचे मैंने एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसमें दो प्रॉपर्टीज ली हुई है। पहली प्रॉपर्टी नेम है, उसके अंदर निक मैंने असाइन किया हुआ है, और दूसरी प्रॉपर्टी एक रेगुलर फंक्शन है। अब मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा रेगुलर फंक्शन होता है उसके अंदर दिस की बाइंडिंग होती है, करेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं इसको कॉल कराता हूँ तो देखिए कि क्या ये रिटर्न करता है। तो इसने क्या किया, मुझे ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। ठीक है, मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने इस फंक्शन को डिफाइन किया था और जिससे मैं इसको कॉल करा रहा हूँ, इसने ये पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न करके मुझे दे दिया। इससे आप क्या समझे, देखिए जो रेगुलर फंक्शन होता है ना, वो अपना दिस उस ऑब्जेक्ट को समझता है जो ऑब्जेक्ट उसको कॉल करा रहा है। ठीक है, अगर आपको ये ऑब्जेक्ट के इस वे में समझ में नहीं आता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम क्या करते हैं, एक बटन से एक फंक्शन को कॉल करते हैं, यानी कि ऑन क्लिक इवेंट लगा के हम एक ये फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। तो अगर वो फंक्शन रेगुलर फंक्शन है ना, तो वो उस फंक्शन के लिए जो दिस होगा वो बटन होगा, क्योंकि वो बटन उसको कॉल कर रहा है। करेक्ट। तो हमारे सामने ना ऐसा सिनेरियो भी आ सकता है जहां पर हमें सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के अलावा और भी चीजें यूज करनी पड़ सके। मतलब जो बटन से हम जिस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं उसके अलावा पेज में और भी बहुत सारे दिस बाइंड हो, या जैसे ये नेम वेरिएबल है ये बाइंड, हमें ये भी यूज करना पड़ सकता है, जो कि आगे हमें अगले मॉड्यूल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन के लिए हम क्या करेंगे, तो उस सिचुएशन के लिए नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट ने हमें एरो फंक्शन दिया। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि कोई अपनी दिस की बाइंडिंग नहीं है, वो जो हम बाइंड करेंगे दिस में वो उसको अपना दिस समझता है। यानी कि जो हमारा रेगुलर फंक्शन है वो दिस उस ऑब्जेक्ट को समझता है जो उसको कॉल करा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा एरो फंक्शन है वो उस स्कोप के दिस को अपना दिस समझता है जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने नेम जो बाइंड किया हुआ है यहाँ पे जॉनसन के साथ, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, और नीचे सिंपल ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर नेम और सेकंड प्रॉपर्टी एक एरो फंक्शन है। ठीक है, अब नीचे मैं इस एरो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ इसको एग्जीक्यूट करा के देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। तो इसने हमें यहाँ पर एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट रिटर्न करके दे दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी अपनी कोई दिस की बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है, इसको मतलब नहीं है कि कौन कॉल करा रहा है। ठीक है, अगर कोई कॉल भी करा रहा है तो उसको भी दिस के साथ ही कराना पड़ेगा, मतलब बाइंडिंग करनी पड़ेगी हमें। तो अगर यहाँ पर मैं इस बाइंडिंग को यहाँ पे इसका कमेंट हटा दूं मैं, और अब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ आप देखिए इसने ये नेम वेरिएबल निकाल के दे दिया जिसकी वैल्यू हमने इनिशियलाइज की थी जॉनसन। ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो एरो फंक्शन है उसका अपना खुद का कोई दिस नहीं होता, उसके अंदर कोई दिस की बाइंडिंग नहीं होती है। वो जो हम लोग बाइंडिंग करते हैं दिस की, उस स्कोप के अंदर जिसके अंदर वो डिक्लेयर हुआ है वो उसी को अपना दिस मानता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब आर्ग्यूमेंट्स की तरफ। सो गाइस, इस एग्जांपल में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आर्ग्यूमेंट्स जो वेरिएबल होता है ये सिर्फ हमारा रेगुलर फंक्शन के लिए होता है। होता क्या है, बेसिकली एक लोकल वेरिएबल होता है, ये एरे टाइप का वेरिएबल होता है। ठीक है, जो कि हमारा रेगुलर फंक्शन के अंदर तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्ली ये काम करेगा, बट ये हमारा एरो फंक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो मैंने यहाँ क्या किया हुआ है, एक रेगुलर फंक्शन बनाया हुआ है और यहाँ इसको मैं कॉल करा रहा हूँ और इसके अंदर मैंने कुछ पैरामीटर्स पास करा दिए। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट वेरिएबल है ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन पैरामीटर्स का एक एरे जनरेट कर देगा और आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम रन कराते हैं तो देखते हैं। सी गाइस, तो इसने यहाँ पर जो है ये एरे रिटर्न कर दिया। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट्स का यहाँ 0 लगा दूं तो ये सिर्फ इसको हमारा ये जो पहला एलिमेंट है इसी को रिटर्न करके देगा। सी, इसने यहाँ 1 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स टाइप का जो ये लोकल वेरिएबल होता है ये हमारा सिर्फ रेगुलर फंक्शन के अंदर काम करता है, ये हमारा एरो फंक्शन के अंदर नहीं होता। ठीक है, देखेंगे हम इस एग्जांपल के साथ। तो यहाँ मैंने एक एरो फंक्शन बनाया हुआ है, इसके अंदर मैं इस
आर्ग्यूमेंट्स को यहाँ पे मैं लॉक कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने 2 पैरामीटर पास कराए हैं 1 और 2। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ मैंने इसको रन किया, तो यहाँ इसने देखिए इसके अंदर इसका अपना खुद का कोई आर्ग्यूमेंट्स है नहीं, इसने पेज का कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे हमें रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो ये जो आर्ग्यूमेंट्स है ये हमारा एरो फंक्शन के अंदर काम नहीं करता। ठीक है, बाकी ये अगर स्ट्रिक्ट मोड पे होता तो ये एरर भी रिटर्न कर देता, लेकिन ये स्ट्रिक्ट मोड नहीं है। अब ये स्ट्रिक्ट मोड होता क्या है, ये मैंने जैसे कि आपको पहले ही बोला कि मैं यहाँ पर जो है ना बेसिक जावास्क्रिप्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ये मैं नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट जो ES6 है उसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यही सारे फीचर्स जो है हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि React.js है उसके अंदर यूज होने वाले हैं। और कुछ हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स हैं वो हमारा कोई भी लेटेस्ट ब्राउजर, जो भी लेटेस्ट ब्राउजर हमारे पास अभी है वो उन फीचर्स को अभी सपोर्ट नहीं करता। तो जो आगे हम हमारे जो नया मॉड्यूल हम देखेंगे React.js, उसके अंदर हमारा जो है एक ऐसा कंपाइलर होता है जो नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट को जो करंट जो हमारा ब्राउजर कंपैटिबल है जिस जावास्क्रिप्ट के लिए उसमें कन्वर्ट करके आपको एग्जीक्यूट करके दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली बना ही उसके लिए, जो ये नेक्स्ट जनरेशन जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स हैं मैं आपको बस इन फीचर्स से अवेयर करा रहा हूँ ताकि आगे जाके आप उनको इजीली यूज कर पाए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे अबाउट हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।